नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वर्ल्ड व्यू विद अमित कुमार पालित। शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, क्या वो वापस अपने देश लौटने जा रही हैं? क्या उनकी घर वापसी होने जा रही है? चर्चा जोरों पर है और इसके दो मुख्य कारण भी हैं। एक खुद शेख हसीना है, जिन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही है कि इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में वो वापस बांग्लादेश लौट सकती हैं। दूसरी, भारत और मौजूदा बांग्लादेश सरकार के बीच जो बातचीत हो रही है, उसमें लगातार ये कोशिश की जा रही है बांग्लादेश की ओर से कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाए और भारत और बांग्लादेश के बीच जो संबंध है उसको और बेहतर बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए मौजूदा सरकार के साथ शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजना होगा। अब इस मुद्दे पर भारत की जो रणनीति है, जो कूटनीति है, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि भारत किस तरह से बहुत ही संभल कर इस पर आगे बढ़ रहा है। और दूसरी बात है कि बांग्लादेश के लिए क्यों जरूरी हो जाता है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारे, लेकिन वो सुधार तब तक नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि शेख हसीना की वापसी ना हो जाए, क्योंकि वहां पर जो इस वक्त सत्ताधारी दल है और जिन्होंने उनको सपोर्ट किया है, जिन लोगों ने सपोर्ट किया है, या फिर जमात जिसने सपोर्ट किया है, या जमात जिसने आंदोलन किया था शेख हसीना के खिलाफ, वो किसी भी लिहाज से नहीं चाहता है कि जब तक शेख हसीना वापस ना आ जाए तब तक मौजूदा सरकार भारत के साथ आगे बढ़े। संबंधों को लेकर 5 अगस्त को एक कार्यक्रम रखा गया है दिल्ली में, द फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया। इनकी ओर से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें आमंत्रित किया गया है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को। हालांकि वो फिजिकली नहीं आएंगी, वो वर्चुअली जुड़ेंगी। सबसे महत्वपूर्ण है, the first time after the 5th of August, Sheikh Hasina to address Delhi's foreign correspondents virtually ahead of her homecoming. ये पहली बार होगा जब 5 अगस्त 2024 के बाद शेख हसीना किसी पब्लिक गैदरिंग में दिखेंगी, बोलेंगी। अब देखना यह है कि क्या वो वीडियो लिंक के जरिए जुड़ेंगी या फिर सिर्फ ऑडियो लिंक के जरिए वो जुड़ेंगी। क्या वो कोई रिकॉर्डेड मैसेज भेजेंगी या फिर वो लाइव रहेंगी। इसको लेकर बहुत सारे बातें कही जा रही हैं, लेकिन आपको 5 अगस्त का इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होगा कि उनका एक पब्लिक गैदरिंग में पहली बार 2 साल बाद बोलना, और वो भी 5 अगस्त, वो दिन जिस दिन उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था विद्रोह करके। शेख हसीना ने उसके बाद कभी भी सामने आकर अपनी बात नहीं रखी। इंटरव्यूज उन्होंने दिए, अखबारों को दिए, जिसके जरिए उनके बारे में बात निकल कर सामने आई, या फिर किसी चैनल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बातें कही। लेकिन पहली बार वो एक तरह से एड्रेस करेंगी पब्लिक को भी, जो उनके समर्थक हैं उन्हें भी, और साथ ही साथ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंस क्लब में जो लोग मौजूद रहेंगे। अगर वो इसमें वर्चुअली जुड़ती हैं, वीडियो लिंक के लिए जरिए जुड़ती हैं, तो आप उनको देख पाएंगे। अगर वो ऑडियो लिंक के लिए भी जुड़ती हैं तो भी आप उनको सुन पाएंगे। क्या वो सवाल भी लेंगी, ये भी एक बहुत बड़ा अब देखना होगा कि महत्वपूर्ण इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा रहेगा। अगर वो सवाल लेती हैं तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम सब जानना चाहते हैं, उनसे जवाब मिल सकता है। जिसमें से महत्वपूर्ण एक सवाल ये रहेगा कि वो घर वापसी करेंगी, और घर वापसी करेंगी तो क्या वो तैयार हैं जो होने जा रहा है उनके साथ। अब इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण लोग भी आएंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शख्स जुड़ेंगे वो है साजिद वाजिद जॉय। अब ये शेख हसीना के बेटे हैं, और शेख हसीना को जब हटा दिया गया था, तख्ता पलट किया गया था, उसके बाद लगातार अगर किसी ने संवाद किया है लोगों के साथ, बांग्लादेश के लोगों के साथ, अवामी लीग के मेंबर्स के साथ, उनके समर्थकों के साथ, तो वो साजिद वाजिद जॉय ने किया है। तो साजिद वाजिद जॉय ही लगातार संपर्क में रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ, और अपनी मां की तरफ से उन्होंने ही दुनिया के सामने आकर अपनी बात रखी है। तो उनसे भी जब संवाद होगा तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। इसके अलावा मुहिबुल हसन चौधरी हैं, ये फॉर्मर मिनिस्टर है, यानी कि शेख हसीना सरकार के मंत्री रहे हैं। इसी तरह से बाकी और भी बहुत खास चेहरे, इसमें एक बहुत अहम चेहरा रहेगा शाकिबुल हसन, क्रिकेटर हैं और साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अवामी लीग के ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता का परिवर्तन हुआ था 2024 में, उसके बाद इसमें से काफ़ी जो नेता हैं, ये लोग हैं, इनको आप सुन नहीं रहे थे। लेकिन ये एक मौका होगा जब इस कार्यक्रम के जरिए इन तमाम लोगों को आप सुन पाएंगे और एक और कह सकते हैं कि विचार को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे
जो मौजूदा सरकार या फिर 5 अगस्त को जिसके वजह से पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ था उससे अलग होगा। तो सत्ता से बेदखल होने के बाद पहली बार ये सार्वजनिक कार्यक्रम में उपस्थिति होगी शेख हसीना की, और 5 अगस्त को ये दिल्ली में वर्चुअल कार्यक्रम होगा। इसमें कई प्रमुख हस्तियां भी आ रही हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। लेकिन बांग्लादेश में काफी कुछ बदल चुका है, राजनीति बदल चुकी है। अब जो राजनीति बदल चुकी है उसके तहत अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे, जब मोहम्मद यूनिस केयरटेकर गवर्नमेंट के मुखिया थे और उनके रहते हुए ये इलेक्शन हुए थे, जिसमें बीएनपी ने भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। खालिदा जिया की पार्टी है, उनके बेटे तारिक रहमान इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, और दूसरी तरफ जमाते इस्लामी को भी इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद सीटें मिली हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो जमाते इस्लामी भी विपक्ष में है, लेकिन जिस तरह से जमाते इस्लामी छात्र शिविर जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को चलाया था पाकिस्तान की मदद से, या फिर यूं कहें कि बताया जाता है अमेरिका की ओर से भी इसमें मदद की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुई और शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। लेकिन जमाते इस्लामी कट्टर एक इस्लामिक संगठन है जो कतई नहीं चाहता है कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते सुधरें। उनकी तो मंशा ये है कि एक बार फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान बन के रहे, वो बांग्लादेश ना रहे। दूसरी तरफ बीएनपी है जो एक तरह से कह सकते हैं दोनों ही तरफ है, यानी कि मॉडरेट है। उनकी भी एक तरफ काफी लोग हैं जो बीएनपी को सपोर्ट करते हैं, जो कट्टर हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते बेहतर होने चाहिए। वहीं पर अवामी लीग का जो रुख था वो भारत के समर्थन के था, यानी कि वो भारत के साथ रहना चाहते थे, पाकिस्तान को अपना दुश्मन ही मानकर चलते थे। ये शेख हसीना और उनकी पार्टी का एक नजरिया था। इसीलिए भारत के साथ अवामी लीग के ओर से जब भी कोई प्रधानमंत्री रहा, जैसे कि शेख हसीना रही हैं, तब भारत के साथ बांग्लादेश के साथ रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। और यही वजह है कि जब तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को एक बार फिर से भारत में जगह मिली और साथ ही साथ भारत सरकार ने उन्हें सुरक्षा भी दी। अब जब हालात बदल रहे हैं, दुनिया में भी हालात बदल रहे हैं, तो भारत को बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के साथ भी अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाना है। बांग्लादेश भी यही चाहता है, लेकिन उसमें शेख हसीना के लिए भी एक जगह होनी चाहिए, ये भारत मानता भी है। अब वो रास्ता क्या हो सकता है? शेख हसीना की वापसी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेख हसीना की जब वापसी होगी तो बांग्लादेश में एक नई राजनीति की शुरुआत भी होगी। जो एक राजनीति बदल गई थी पिछले 2 साल में, उसमें एक बदलाव आएगा। अब बांग्लादेश में जो मौजूदा सरकार यहाँ पर है, वो ये चाहती है कि शेख हसीना को भेजा जाए वापस बांग्लादेश में, और उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं तो वो केसेस चलें और उनको सजा भुगतनी होगी। वहाँ पर मौजूदा जो सरकार है, उससे पहले जब मोहम्मद यूनिस की सरकार थी, उस दौरान कोर्ट में केस चला शेख हसीना के ऊपर, और उनके ऊपर जो आरोप लगे उसके तहत इनको मौत की सजा दे दी गई है। शेख हसीना को अगर वो जाती हैं तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनके ऊपर मौत की सजा है। लेकिन शेख हसीना ने इस पूरे केस को, इस पूरे कार्रवाई को उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं कि पूरी तरह से एक गलत प्रक्रिया थी, इसमें कुछ भी सही नहीं था। और उनको बिना सुने ही उस कोर्ट ने, मतलब दोनों तरफ से जब कोई केस चलता है तो दोनों तरफ से सुनी जाती है ना, जब जरें होती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पक्ष को सुना गया और जो पक्ष शेख हसीना का था उसे सुना ही नहीं गया और उन्हें दोषी करार दे दिया गया। क्या तारिक रहमान, अगर शेख हसीना वापस लौटती हैं तो क्या उनको वो पॉलिटिकल जगह देंगे? क्योंकि शेख हसीना जिस वक्त प्रधानमंत्री रही थी, उन्होंने खालिदा जिया के खिलाफ मोर्चा खोल के रखा हुआ था। तारिक रहमान भी बांग्लादेश में नहीं रहते थे, वो भी लंदन में रहते थे। तो ये जो हालात है इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति के, वो एक अलग मोड़ पे जाने वाला है, चाहे वो इस साल के अंत में हो या फिर आने वाले साल में, यानी 2027 में हो। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि शेख हसीना के लौटने का वक्त आ गया है। जब शेख हसीना लौटेंगी तो अवामी लीग को जिंदा करने का एक नया मौका मिलेगा, क्योंकि जो पार्टी कैडर है और जो कार्यकर्ता है वो अभी भी अवामी लीग के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि बांग्लादेश की जो एक बड़ी आबादी है, वो अवामी लीग के साथ है। उसकी वजह यह है कि वो बांग्ला और बांग्लादेश को चाहते हैं, बांग्लादेश के प्रति उनकी आस्था है, ना कि जमाते इस्लामी की तरह पाकिस्तान के साथ, उन कट्टरपंथियों के साथ जो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश में शरिया लागू हो जाए। जबकि एक बड़ा जो तबका है बांग्लादेश का, वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप चाहता है, सेकुलर सेटअप चाहता है।
सेकुलरिज्म को सपोर्ट करता है, जिसमें हर धर्म के लोगों की भागीदारी हो। और यही वजह है कि शेख हसीना की जो वापसी होगी उसका इंतजार किया जा रहा है। और जो ये लोग हैं जो सेकुलरिज्म के साथ हैं, वो चाहते हैं कि अवामी लीग को एक बार फिर से जिंदा किया जाए। अब बात आती है भारत की ओर से कि भारत इस वक्त इस पूरे हालात में बांग्लादेश के साथ किस तरह से अपने रिश्तों को देखता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस वक्त बांग्लादेश की मौजूदा सरकार की। तारिक रहमान बैलेंस करके चलना चाहते हैं। जब वो प्रधानमंत्री बने तो माना जा रहा था, हो सकता है कि उनको इनविटेशन दिया गया था भारत आने के लिए। उस दौरान ये माना जा रहा था कि हो सकता है पहली बार जो दौरा करेंगे विदेशी दौरा तो भारत आएंगे, लेकिन उन्होंने चीन को चुना और वो चीन चले गए, और जिसके जरिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की भारत को कि वो भारत के साथ साथ चीन के साथ भी अपने संबंधों को बैलेंस रखना चाहते हैं। और उसकी एक वजह शेख हसीना को माना जाता है कि वो शेख हसीना भारत में इस वजह से तारिक रहमान ने चीन को चुना। जब वो चीन में गए दौरे के दौरान तो उन्होंने कुछ समझौते किए, जिस समझौतों को लेकर भारत के कान खड़े हो गए और भारत ने इसको लेकर अपनी जो नाराजगी कह सकते हैं या फिर आपत्ति है वो जरूर दर्ज करा दी है। वो क्या चीज है? पहली चीज है तीस्ता डैम। चीन की कंपनी के साथ एक करार हुआ है जिसके तहत सिलीगुड़ी के बहुत ही करीब तीस्ता नदी में एक डैम बनाया जाना है और इसका काम चीन की एक कंपनी को दिया जा रहा है। अब क्योंकि ये जो इलाका है वो भारत के सीमा से बहुत करीब है, ऐसे में चीन की कंपनी को ये प्रोजेक्ट देना, जिसके लिए भारत ने अपनी एक नाराजगी व्यक्त की है, क्योंकि भारत के सिक्योरिटी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरा, ठीक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लाल मोनीर हाट एयरपोर्ट। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक यहाँ पर एयरफील्ड तैयार किया गया था, छोटा सा एक एयरफील्ड है लाल मोनीर हाट, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस एयरपोर्ट को डेवलप किया जाएगा और चीन की एक कंपनी इसको डेवलप करेगी। इसको लेकर बातचीत हुई है, भारत ने इसको लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके बाद चाइना और साथ ही साथ बांग्लादेश ने ये क्लियर किया है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये जो बयान आया चीन की ओर से और साथ ही बांग्लादेश की ओर से, इससे ये माना जा सकता है कि भारत की जो आपत्ति थी वो कितने गंभीर रूप से रखी गई थी, कितनी मजबूती से रखी गई थी कि दोनों ही देश को ये मानना पड़ा कि नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। और ये मान के चला जा रहा है अगर बातचीत हुई भी है तो हो सकता है इस पर आगे काम ना हो, क्योंकि भारत ने इसमें कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उसके बाद आती है ये इलाका, यहां पर मंगोला पोर्ट और एसीजेड। ये मंगोला पोर्ट और एसीजेड करीब 110 एकड़ के क्षेत्र में मंगोला पोर्ट और एक एसीजेड को डेवलप करना था। 2015 में शेख हसीना सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट भारत को दिया था कि भारत को इसे डेवलप करना था, लेकिन जैसे ही तारिक रहमान की सरकार आई और उससे पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार है, उन्होंने रोक दिया था। तारिक रहमान सरकार की ओर से ये प्रोजेक्ट चाइना को दे दिया गया, चीन के पास ये चला गया प्रोजेक्ट। तीसरा, तीन इधर हो गए, और चौथा यहां पर माताबारी पोर्ट, माताबारी डीप सी पोर्ट चिटागोंग में बनाया जा रहा है। इसको भी मौजूदा सरकार चाहती थी और मोहम्मद यूनुस की सरकार चाहती थी कि चीन को दे दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इसमें भारत के साथ साथ जापान ने यहां पर इन्वेस्ट कर रखा है। तो भारत और जापान मिलकर चिटागोंग के माताबारी डीप सी पोर्ट को तैयार कर रहे हैं। तो जापान के यहां पर होने की वजह से ये काम नहीं कर पाया है तारिक रहमान या फिर बांग्लादेश की सरकार, क्योंकि जापान के साथ उनके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। लेकिन ये जो तीन बहुत अहम मैंने आपको चीजें बताई हैं, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं चीन के साथ मिलकर जो बांग्लादेश करने जा रहा है, इसने कहीं ना कहीं बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्तों को ऐसी कगार पर लाके छोड़ दिया है जहां पर भारत को बहुत कूटनीति के जरिए इसको सुधारना पड़ रहा है। देखिए, पड़ोसी मुल्क हैं, उनके पास आज़ादी है कि किसी भी देश के साथ अपने संबंध बढ़ा सकते हैं, चाहे वो सुरक्षा के संबंध हो,
चाहे वो आर्थिक संबंध हो, लेकिन यहाँ पर जरूरत होती है कि भारत यहाँ पर किस तरह से अपने पड़ोसी मुल्क को उस जगह पर लेकर आए कि वो भारत के हितों का ध्यान रखे, उसके खिलाफ ना जाए। और यही वजह है कि भारत सरकार की ओर से जब दिनेश त्रिवेदी को बतौर एम्बेसडर बनाकर बांग्लादेश भेजा गया, तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही थी कि डिप्लोमेसी के लिए एक ऐसी जगह या ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करना ताकि दोनों देश एक जगह पर आ सकें। अब दिनेश त्रिवेदी को एम्बेसडर बनाया गया, लेकिन उनका जो स्तर है कैबिनेट स्तर की रैंकिंग दी गई है, और उनके साथ जो लगातार वहां बातचीत हो रही है बांग्लादेश की सरकार की, उसमें ही ये बात निकल कर आ रही है कि किस तरह से जो शेख हसीना का मुद्दा है उस पर दोनों ही देश एक पृष्ठ पर आ जाएं, एक पेज पर आ जाएं। और उसके बाद से देखिए ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, जहां पर शेख हसीना खुद ये कह रही हैं कि वो बांग्लादेश वापस लौटेंगी, वो ट्रायल को फेस करेंगी, अपने लोगों के बीच में वो जाएंगी। और ठीक उससे पहले 5 अगस्त यानी कि कल दिल्ली में ये खास एक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें वो शायद पहली बार अपनी बात दुनिया के सामने रखेंगे और लोग उनको सुन पाएंगे, और अगर सवाल जवाब हो पाया तो और भी बेहतर होगा। दूसरी बात यह है कि ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है भारत में। ब्रिक्स 12 और 13 सितंबर 2026 तो भारत में ब्रिक्स समिट आयोजित किया जाएगा। इस वक्त भारत ब्रिक्स का चेयरपर्सन है, प्रेसिडेंट है, और भारत की ओर से तारिक रहमान को इनविटेशन भेजा गया है। उसकी भी वजह है क्योंकि बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बिम्स्टेक के इस वक्त जो चेयर है या प्रेसिडेंट है वो बांग्लादेश है, और यही वजह है कि तारिक रहमान को ब्रिक्स समिट के लिए भारत में न्योता दिया गया है। न्योता मिलने के बाद तारिक रहमान और उनके ऑफिस की ओर से कहा गया कि हमें मिल चुका है, लेकिन क्या वो आएंगे इस पर अभी भी बातचीत हो रही है। सितंबर में होना है ये ब्रिक्स की मीटिंग भारत में। तारिक रहमान और उनके सरकार की ओर से और उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की ओर से या फॉरेन मिनिस्टर की ओर से यही कहा जा रहा है कि शेख हसीना सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को आगे ले जाने के लिए इस वक्त मौजूदा सरकार के साथ। लेकिन भारत की कोशिश यही हो रही है लगातार कि किस तरह से बांग्लादेश को यह बात समझाया जाए कि शेख हसीना अगर वापस लौटती हैं तो क्या उनको जगह दी जाएगी, क्या उनको एक फेयर ट्रायल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फेयर ट्रायल जिसमें वो अपनी बात रख सकें और अपनी सरकार की बात रख सकें, जो उन पर आरोप लगाए हैं उनके जवाब दे सकें। क्योंकि जिस तरह से उनको सत्ता से हटाया गया, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की आवाम नहीं थी। बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी आवाम, अवामी लीग जो है वो शेख हसीना के साथ है। आज भी अगर देखा जाएगा तो बांग्लादेश में सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई थी तो वो अवामी लीग थी, करोड़ों जिसके समर्थक रहे हैं। और बड़ी तादाद में जो हिंदू समुदाय रहता है बांग्लादेश में, वो भी अवामी लीग के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसे वो एक सेक्युलर पार्टी माना जाता था जिसके तहत हिंदू अपने आप को सुरक्षित मानते थे। लेकिन जैसे ये सत्ता परिवर्तन हुई थी मोहम्मद यूनिस सरकार के दौरान, आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर कितने हमले हुए हैं। और महज कुछ महीने में जब अगस्त में ये आंदोलन हुआ, जून जुलाई अगस्त तक हिंदुओं के ऊपर 2400 से ज्यादा हमले हुए हैं। रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड तो पता नहीं कितने केसेस होंगे। और ये सारी बातें भारत की ओर से तारिक रहमान के सामने रखी गई हैं। और तारिक रहमान के सामने ये भी बात रखी गई कि हाल ही में भी जिस तरह से हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर हमले हुए हैं, उसको लेकर भी सरकार से सवाल पूछा गया है कि वहां पर माइनॉरिटीज को लेकर क्या सोच रही है सरकार। क्योंकि भारत ने अपनी प्रायोरिटी बिल्कुल साफ कर दी है तारिक रहमान के सामने। यही सारी कूटनीति होती है कि किस तरह से आप दूसरे देश पर दबाव डाल सकते हैं। बांग्लादेश चीन के जरिए भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश को यह समझाने के लिए कि आप अगर चीन के जरिए हम पे दबाव डालेंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो भारत देखता है, समझता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है व्यापार। बांग्लादेश में बिजली के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर करता है। अब भूटान से या नेपाल से कोई भी सामान आना है, जाना है, तो बांग्लादेश को किस पर निर्भर रहना पड़ता है? भारत पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर भूटान से बिजली आती है तो भारत के जरिए आती है। तेल, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब बंद पड़ा हुआ है, कच्चा तेल नहीं मिल रहा है, तो बांग्लादेश को तेल कौन दे रहा है? डीजल पेट्रोल कहां से जा रहा है? भारत से जा रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। भारत ने सिर्फ इतना कह दिया था कि हमारे पोर्ट से आपका सामान आगे नहीं जाएगा। बांग्लादेश में जो गारमेंट बिजनेस है वो ठप होने के कगार पर आ गया।
क्योंकि इतना ज़्यादा फीस अगर रेवेन्यू देना पड़ेगा उसे तो कैसे करेगा, क्योंकि भारत के जरिए बहुत आसानी से वो अपने सामान को दुनिया तक पहुंचा देता है। भारत ने इतनी सहूलियत दी थी क्योंकि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस कदर रखे थे शेख हसीना ने। और तारिक रहमान को अगर लगता है कि चीन के जरिए अगर वो भारत को रिप्लेस कर सकता है तो उसे ये 10 बार सोचना होगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है क्योंकि ये कनमिंग का जो इलाका है, यहां से म्यांमार के रास्ते बांग्लादेश तक एक सड़क या हाईवे लाने की कोशिश की जा रही, कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये सपना ही है। सपना इसलिए है क्योंकि जिस इलाके से म्यांमार के निकल रहा है, इस इलाके में राखाइन क्षेत्र पड़ता है जहां से रोहिंग्यास को भगाया गया था, और इस इलाके में इस वक्त सिविल वॉर के हालात हैं। मौजूदा गवर्नमेंट के पास जो सरकार है, जुंटा, उनके पास ही इसका आधा इलाका नहीं है। ज्यादातर इलाकों में विद्रोही है। यहाँ पर अराकान आर्मी यहाँ पर कंट्रोल में है। तो यहां से चाइना चाहकर भी अपने कॉरिडोर को लेकर नहीं जा सकता है। तो इसीलिए बांग्लादेश को भी ये बात समझाई जा रही है कि अगर वो अपनी तरक्की चाहता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, तो भारत के साथ सहयोग कितना उसके लिए जरूरी है। और जिस तरह से इस वक्त भारत अपनी कूटनीति को आगे लेकर चल रहा है, शेख हसीना को भी सामने लाने की एक बहुत बड़ी वजह यही है कि शेख हसीना अगर सामने आएंगी, बोलेंगी, तो मान के चलिए कि उसका असर बांग्लादेश में होगा। शेख हसीना बांग्लादेश गए बगैर अगर भारत से ही अपने लोगों को एड्रेस करती हैं, संवाद करती हैं, तो आप समझ सकते हैं बांग्लादेश में क्या होगा। ये तारिक रहमान को समझना है। और कल का जो कार्यक्रम होगा वो कहीं ना कहीं ये तारिक रहमान या बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के लिए एक संदेश है कि भारत ने शेख हसीना को प्लेटफॉर्म नहीं दिया है जहां से वो अपनी राजनीति चलाएं। लेकिन अगर बांग्लादेश का रुख यही रहता है, भारत ने इन्विटेशन भेजा है बांग्लादेश को, अगर वो अपने ही बात पर अड़ा रहता है, तो फिर बांग्लादेश के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत बढ़ेगी, संकट बढ़ेंगे। तब ना चाइना सा बचाने आएगा और ना ही कोई और मुल्क आ सकता है। और बड़ी बात एक ये भी है, भारत को सोचना है और ये तारिक रहमान को सोचना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के रहते हुए और तारिक रहमान के भी रहते हुए बांग्लादेश ने अपने जो रिश्ते हैं, सैन्य रिश्ते, वो उसने बढ़ा लिए हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के फौजी अफसर बांग्लादेश आ रहे हैं, ISI का यहाँ पर प्रेजेंस बढ़ गया है। तो ये जो तमाम जो मुद्दे हैं, इनको भारत बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। इसलिए भारत ने 2 चीजें की हैं। बांग्लादेश को समझा दिया है कि आर्थिक स्थिति से अगर आपको रहना है मजबूत, तो भारत पे आप निर्भर हैं। जैसा कि तेल भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं, तो भारत से ले रहे हैं। दूसरा है, अगर आप राजनीतिक रूप से भी चाहते हैं कि वहां पर चीजें ठीक रहें, तो फिर भारत के हितों को ध्यान में रखा जाए। शेख हसीना वापस जाएंगी, लेकिन उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर शेख हसीना के लिए उस तरह की जमीन तैयार नहीं होती है, तो शेख हसीना को यहां से शायद वो जगह दी जाएगी जिसके जरिए वो अपने लोगों को वहां पर एड्रेस कर सकती है, अपनी राजनीति को फिर से शुरू कर सकती है और आवामी लीग को जिंदा कर सकती है। आवामी लीग अगर जिंदा होता है, उसके कार्यकर्ता अगर निकल कर आते हैं सड़कों पर, फिर बांग्लादेश के लिए उन्हें संभालना इतना आसान नहीं रह जाएगा। और यह याद रखिएगा कि मौजूदा जो सेनाध्यक्ष हैं बांग्लादेश के, वो शेख हसीना के दौरान ही सेनाध्यक्ष थे, यानी चीफ थे आर्मी के। और उन्होंने लगातार इस बात के संकेत भी दिए हैं कि वो अपने देश में सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते हैं और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना की वापसी होगी? और क्या शेख हसीना अगर भारत में ही रह के क्या बांग्लादेश में एक नई राजनीतिक उथल पुथल भी ला सकती है? कमेंट में जरूर लिखिएगा।